Good morning, student. In last lecture, I was explained about if A1, A2, A3, and are n term of n AP, or you can say that T1, T2, T3, Tn are n term of n AP, then Tn equal to E plus n minus 1 into d. nth टर्म ऑफ n ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना है। आप tn से भी डिफरेंट कर सकते हो nth टर्म को। ये क्या है? nth टर्म क्या है? nth टर्म। nth टर्म क्या है? nth टर्म। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करते हैं। a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी करते हैं। सबकी मीनिंग समझ लीजिए। n इज द लास्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द लास्ट टर्म, A is the first term and D is the common difference. Common difference. अब ये फॉर्मूला का यूज क्या है, कैसे आप इसका यूज करोगे, आइए देखते हैं। अब सपोर्टेड एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल को मैं आपको समझा रहा हूं कि फाइंड द 11th term of A 1, 3, 5, 7 एंड सो। समझ लो इसका मतलब क्या होगा। देखो फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, सेकेंड नंबर पे 3 आ रहा है, थर्ड नंबर पे 5th आ रहा है। तो 11th नंबर पे कौन सा टर्म होगा आपको फाइंड करना है। तो करना क्या है, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि एपी में है, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ? 1 दिया है। और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 माइनस 1 दिस इक्वल टू 2। फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है T11। T11 आपको फाइंड करना है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A11 आपको फाइंड करना है। जिसको भी आप समझ लो आप इसको लिख सकते हो। अब देखो हमें पता है कि Tn इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूले में जब वैल्यू हो गया तो A की जगह पे 1 हो गया, n की जगह पे हमें क्या फाइंड करना है? n11 दिया हुआ है, तो 11 माइनस 1 इंटू और d की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस 10 इंटू 2 दिस इक्वल टू 1 प्लस 20 दिस इक्वल टू 21 और ये आपका आंसर होगा। यानी कि 11th नंबर पे जो टर्म आएगा वो कितना आएगा? 21 आएगा। अब इसका नेक्स्ट यूज क्या है ये देखते हैं। सपोर्टेड आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी टर्म्स इन AP given by 27 तक कितने टर्म है? तो लेट करिए, लेट देयर बी
एंटर, या देयर बी एंटर। लेट कर लिया कि यहाँ पे एंटर। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। मैंने बताया था कि जब लास्ट टर्म गिवन हो तो टी एन की जगह पे क्या करते हो आप, एल रख देते हो। अब देखो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 1, लास्ट टर्म कितना है 27, प्लस एन पता नहीं है, डी की वैल्यू पता है। 1 को इस साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 27 माइनस 1, दिस इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 26 इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 26 अपॉन 2 यानी 13, तो n इक्वल टू 13 प्लस 1, दिस इक्वल टू 14। दैट इज देयर आर 14 टर्म्स। पूछा था कि कितने इसमें टर्म है, 1 से लेकर के 27 तक, तो हम लोगों ने बता दिया यहाँ पे कि इसमें 14 टर्म है। क्या किया कि लास्ट वाली वैल्यू दी हुई थी, लास्ट वाला टर्म दिया हुआ था, लास्ट वाले टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। फॉर्मूला अप्लाई किया, ए और डी की वैल्यू रख दिया, एन की वैल्यू हम लोग निकाल ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके बुक में दिए होंगे, आप उनको फाइंड कर सकते हो। तो दो तरह से हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन को पढ़ लिया कि एक तो कैसे टर्म फाइंड करेंगे। अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है जो एपी में है, सीक्वेंस इज प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कोई दिया हुआ है जो एपी में है, तो उसका एन टर्म फाइंड करने के लिए ए एन इक्वल टू या टी एन इक्वल टू ए प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला अप्लाई कर लोगे। ये फार्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपको पूछेगा कि 5th टर्म फाइंड करिए, 8th टर्म फाइंड करिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो एक सीक्वेंस दिया होता है जिसका लास्ट टर्म दे रखा होता है, प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म गिवन होता है, और कहता है कि इसमें कितने टर्म है फाइंड करिए। तो आप यहाँ पे टी एन की जगह पे एल लिख देते हो, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, और इस फॉर्मूले की हेल्प से एन निकाल लेते हो। तो आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे। थैंक यू। Good morning, student. In previous lecture, I was explaining about potential due to electric dipole. What is the procedure to find the electric dipole? Electric potential due to electric dipole. So at that time, I was explaining. There are 3 types by which you can find the potential due to dipole. First, on the axis of dipole, and second, perpendicular bisector of dipole, and third, at any point. In this lecture, I will explain you how to find the electric potential due to electric dipole at any point. In last lecture, I was explaining how to find the electric potential due to electric dipole on the axis and perpendicular bisector of dipole. This lecture is very important because this gives the general formula by which you can deduce above 2 method also. So you have to understand this, you have to understand that if E is any vector making a theta with x axis, the component of vector E is E cos theta on x axis and component of E is E sin theta ऑन वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए cos थीटा इसका कंपोनेंट होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए sin थीटा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस फॉर्मूले के डिडक्शन में अप्लाई करेंगे, डेरिवेशन में अप्लाई करेंगे।
कैसे करेंगे आइए देखते हैं, समझते हैं इसको। पहली बात तो यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिए गए हैं आर एंड थीटा। आर क्या है, कोई भी पॉइंट कहीं भी जो सिचुएटेड है जहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस है। और थीटा क्या है, अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो ओरिजिन से तो वो डाइपोल की एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा है। तो आर और थीटा दोनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब देखो आप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, आपको पता है कि दो चार्ज होते हैं, इसमें एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों स्मॉल डिस्टेंस 2l पे सिचुएटेड होते हैं। तो हाफ डिस्टेंस आपकी हो गई l और ये हाफ डिस्टेंस हो गई l। यहाँ पे ये कोई पॉइंट P है, आप इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2l। अब देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है M जो इस एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए जा रहा है और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस एक्सिस पे p cos थीटा हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल p sin थीटा हो जाएगा। अब जब आप पोटेंशियल फाइंड करोगे एक पॉइंट है तो दोनों का सम होगा, एक तो ऑन द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। आपको पता है कि जब हम लोग इसका सेकंड टाइप पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल तो जीरो आया था, तो हम लोगों ने इसकी जगह पे जीरो रख दिया। लेकिन वहां जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि और पोटेंशियल उस पॉइंट पे ये आपका देखो ये दिया हुआ है कितना p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और p की वैल्यू आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिख दिया। तो v एट पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट m आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला आ गया जिसकी हेल्प से आप जो अभी पीछे दो मेथड से आपने इसको डेराइव किया है आप उसको भी फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आप जो तीनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ तीनों ढंग से, ऑन द एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट वाला जो फॉर्मूला देता है वो एक जनरल फॉर्मूला देता है जिसकी हेल्प से आप पिछला दोनों डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे आइए देखते हैं। ये देखो आपका पोटेंशियल मिल गया एक पॉइंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक्सिस पे एंगल कितना होगा, जीरो होगा। जब आप यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा p cos 0 अपॉन r स्क्वायर। आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। आ गया क्या, Vm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। यही तो आपने फॉर्मूला निकाला था। चलिए दूसरे वाले को लिखते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब आप यहाँ पे cos 90 रखोगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये आ जाएगा आपका Vm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा यहाँ पे 0 हो गया। दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और यही तो दूसरी वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला था Vm इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन V एंड R, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में क्या रिलेशन है। थैंक यू।